गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं प्राग्ञ शर्मा स्वागत करता हूं कोही इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं मूवमेंट्स, जो सप्लीमेंट्री बुक है उसके लेसन नंबर 1 की, जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। यह चैप्टर जो है लिखा गया है मुल्कराज आनंद के द्वारा। मुल्कराज आनंद ने बहुत ही जीवंत और सहज तरीके से द लॉस्ट चाइल्ड नामक कहानी को लिखा। उन्होंने इस कहानी में बतलाया कि किस प्रकार एक छोटा सा बच्चा जो कि अपने माता पिता के साथ गांव में मेला देखने जाता है, और जब वह अपने माता पिता के साथ मेले वाले रास्ते पर चल रहा होता है तो उसे विभिन्न प्रकार की चीज़ें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और वह उन सभी वस्तुओं को कुछ कुछ समय के लिए टकटकी लगा करके निहारने लगता है, और उसी निहारने की प्रक्रिया में वह अपने माँ बाप से दूर हो जाता है, बिछड़ जाता है। माँ बाप समय समय पर एक निश्चित विशेष स्थान पर रुक रुक करके बालक को आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं, बच्चे आ जाओ, बच्चे आ जाओ। बालक बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी होता है, इसीलिए वह अपने माता पिता की एक आवाज़ पर अपने माता पिता की ओर दौड़ता चला जाता है। तो वह चलते चलते गांव के समीप पहुंचते हैं, उस गांव के समीप जहां पर मेला लगा हुआ होता है। तो जैसे ही बालक अपने माता पिता के साथ मेले में प्रवेश करता है तो सर्वप्रथम उसे मेले में घुसते ही एक हलवाई की दुकान दिखाई देती है। उस दुकान पर हलवाई जो होता है वह रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, बर्फ़ी, जलेबी इस प्रकार से अपनी मिठाइयों को बेचने के लिए आवाज़ लगाता है। बालक देखता है कि मिठाई वाले का जो काउंटर है उस काउंटर के इर्द गिर्द लोग जमा हैं और मिठाइयाँ खरीद रहे हैं और खा रहे हैं। बालक उसके काउंटर में रखी हुई बर्फ़ी को देखता है और बर्फ़ी को देखकर बालक के मुंह में पानी आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो बर्फ़ी होती है वह उस बालक की सबसे पसंदीदा, सबसे फेवरेट मिठाई होती है। तो बालक बहुत ही धीमे से स्वर में बड़बड़ाता है, एक निवेदन करता है कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। लेकिन वो ये बखूबी जानता है कि उसके माता पिता जो हैं उसके निवेदन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। वह बर्फ़ी चाहता है, बर्फ़ी उसको नहीं दिलाएंगे, इसलिए वह बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा में आगे बढ़ जाता है। थोड़ी ही दूरी तय होती है कि बालक को एक फूल विक्रेता दिखाई देता है जो कि एक टोकरे में गुलमोहर के फूलों को रखकर उनकी माला बनाकर बेच रहा होता है। तो बालक उन फूलों के रंग से और उन फूलों की मधुर सुगंध से बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होता है और सोचता है कि काश इन मालाओं में से एक माला मेरे पास भी होती। तो वह एक बार फिर बहुत ही धीमी आवाज़ में निवेदन करता है, लेकिन इस बार भी वह बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा में, यह जानते हुए कि माता पिता मेरे द्वारा मांगी गई किसी भी वस्तु को नहीं खरीदेंगे, आगे बढ़ जाता है। थोड़ी ही दूरी पर चलने के बाद उसको एक गुब्बारा विक्रेता दिखाई देता है जो कि एक बांस के डंडे में इंद्रधनुषीय रंगों में गुब्बारों को लगा करके बेच रहा होता है। बालक उन गुब्बारों के विभिन्न प्रकार के चटकीले रंगों से आकर्षित होता है और उन गुब्बारों को अपने पास रखने की इच्छा जाहिर करता है। लेकिन बालक के माता पिता उस बालक को गुब्बारे भी नहीं दिलाते। वो कहते हैं कि आपकी अब उम्र नहीं है गुब्बारों से खेलने की, आप गुब्बारों से खेलने की जो उम्र होती है उस उम्र से ज़्यादा बड़े हो चुके हो। इसलिए बालक फिर बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा में एक बार अपने माता पिता के साथ मेले में आगे बढ़ जाता है। और थोड़ा आगे चलता है तो बालक को सुनाई देता है कि एक सपेरा पूर्ण आकृति में लहरते हुए सांप के लिए बीन बजा रहा है। जैसे जैसे सपेरा बीन बजाता है उसके आगे एक कुंडली मारकर बैठे हुए सांप की गर्दन एक हंस की गर्दन की भांति इधर उधर बल खाती है, लहरती है। बालक उस सपेरे के संगीत की ओर आकर्षित होता है और उस सपेरे के संगीत को सुनने की इच्छाएं जाहिर करता है। लेकिन वह बखूबी जानता है कि उसके माता पिता इस प्रकार के कर्कश और असुहावने संगीत को सुनने की रजामंदी नहीं देंगे।
इसलिए बालक फिर बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा में माता पिता के साथ आगे बढ़ता है। अंततः बालक चलते चलते एक झूले के पास पहुंचता है। ऐसा झूला जो कि अपने पूर्ण भंवर में, अपने पूर्ण रूप में घूम रहा होता है, और उस झूले में वृद्ध, महिलाएं, बच्चे, जवान सभी हंसते हुए, चीखते हुए झूले का आनंद ले रहे होते हैं। तो बालक झूले को देख करके अपने मन की इच्छाओं को दबा नहीं पाता, क्योंकि वह इतने लंबे समय से उन सारी चीज़ों को पाने की इच्छाएं रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपने मन में दबा करके माता पिता के साथ आगे बढ़ता रहता है। लेकिन जब वह झूले को देखता है तो बालक अपने मन की इच्छाओं को बिल्कुल भी दबा नहीं पाता, और अंततः वह एक निर्भीक रूप में निवेदन करता है कि मुझे झूले में झूलना ही है। और जब वह निर्भीक रूप में निवेदन कर देता है तो उस निवेदन का कोई भी उत्तर बालक को नहीं मिलता। तो बालक उस उत्तर को पाने के लिए पीछे मुड़कर अपने माता पिता को देखता है, लेकिन वहाँ उसके माता पिता नहीं होते हैं। तो बालक एकदम घबरा जाता है, उसका चेहरा डर के मारे एकदम लाल पड़ जाता है। बालक कुछ समय तो इधर उधर आगे पीछे मुड़ करके अपने माता पिता को तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके माता पिता उसको नज़र नहीं आते हैं। तो बालक के गहरे जो गला होता है, उस गले से एक गहरी चीख निकलती है और वह रोने लग जाता है। वह यह नहीं जानता कि इस भीड़ वाले क्षेत्र में, इस मेले के परिसर में मैं अपने माता पिता को कहाँ ढूंढूं। इसलिए वह हर दिशा में जाकर के अपने माता पिता को प्राप्त करने की तलाश करता है, लेकिन उसके माता पिता का कोई भी नामो निशान नज़र नहीं आता। बालक अंततः दौड़ता हुआ अपने माता पिता को तलाश करता हुआ एक मंदिर परिसर में पहुंचता है। उस मंदिर परिसर में लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मंदिर परिसर का एक एक इंच लोगों की भीड़ से ठसाठस भरा हुआ होता है। तो वह बालक जैसे तैसे उन लोगों की भीड़ में से निकलता हुआ, उनके पैरों के नीचे से अपना रास्ता बनाता हुआ मंदिर के मुख्य स्थान तक पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन जो भीड़ होती है वह अपनी मस्ती में पागल होती है, मेले के भंवर में खोई हुई होती है। वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती कि कोई नन्हा सा बालक हमारे पैरों के तले ठोकरों के माध्यम से इधर उधर धकेला जा रहा है। बालक उन लोगों के पैरों की ठोकर के माध्यम से, उस भीड़ की निर्दयी चाल के माध्यम से लगभग कुचलने ही वाला होता है। तभी वह अपनी आवाज़ में दुगना जोर लगाकर जोर से चिल्लाता है, मम्मी पापा, मम्मी पापा। इस बार किस्मत थोड़ा सा बालक का साथ देती है। उसकी चीख को एक सज्जन व्यक्ति सुन लेता है, और वह सज्जन व्यक्ति बड़ी ही मेहनत के बाद, बड़े ही अथक प्रयासों के बाद भीड़ को इधर उधर करता हुआ, लोगों को हटाता हुआ बालक को अपनी गोदी में उठा लेता है। और गोदी में उठा करके वह मानवतावश उस बालक से पूछता है, बच्चे आप किसके बच्चे हो, आप यहाँ कैसे आए हो। तो बालक उस समय एक अजनबी की गोदी में होता है। वह अपने सामने एक अजनबी चेहरा देखता है। तो बालक उस अजनबी चेहरे को देख करके और ज़्यादा डर जाता है, और वह अपनी आवाज़ में वापस दुगना जोर लगा करके रोता है और कहता है, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। तो वह सज्जन व्यक्ति बहुत ही सज्जनतापूर्ण व्यवहार करता है, और वह यह सोचता है कि बालक अपने माता पिता से बिछड़ गया है, इसलिए व्याकुल है, थोड़ा बेचैन है। क्यों ना मेले में इस बालक को कुछ वस्तुएं दिलाई जाएं, और जिससे बालक का मन थोड़ा सा शांत हो। तो वह सज्जन व्यक्ति उन सभी वस्तुओं को, जिनको बालक प्रारंभिक अवस्था में अपने माता पिता के साथ होते हुए चाहने की इच्छा रखता है, उन सभी वस्तुओं को एक एक करके दिलाने की कोशिश करता है। वह उसको मिठाई की दुकान पर ले जाता है और उससे कहता है कि बच्चे क्या तुम कोई मिठाई खाना चाहते हो। लेकिन बच्चा बड़ा अधीर होता है। वह मिठाई की दुकान से अपने मुंह को फेर लेता है और ज़ोर से रोता हुआ कहता है, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। तो वह सज्जन व्यक्ति सोचता है कि चलो मिठाई ना सही, फूलों को दिला करके या गुब्बारों को दिला करके मैं इस बालक के व्याकुल मन को शांत करूं। तो वह उस बालक को फूलों वाली दुकान पर, गुब्बारों वाली दुकान पर ले जाता है, और बालक से किसी एक फूल माला को या किसी एक रंग के गुब्बारे को लेने के लिए आग्रह करता है।
लेकिन बालक इस बार भी उन चीज़ों को लेने से मना करता है और अपनी आवाज़ में थोड़ा ऊंचापन ला करके ज़ोर से चीखता है और फिर कहता है, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। इस प्रकार से वह सज्जन व्यक्ति वो सभी वस्तुएं बालक को दिलाने की कोशिश करता है जिनको बालक चाहता है। अंततः वह सज्जन पुरुष उस बालक को उस झूले के पास लेकर आता है जिस झूले में बैठकर झूलने की बालक ने इच्छा जाहिर की थी। तो वह उस झूले को दिखा करके उस बालक से कहता है कि क्या तुम इस झूले में किसी हाथी, घोड़े या ऊंट पर बैठकर सवारी करना पसंद करोगे? तो बालक उस झूले से भी अपनी निगाहों को हटाता है और अपनी आवाज़ में दुगना जोर लगाकर रोते हुए आखिरकार वही शब्द कहता है, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। इस प्रकार मुल्कराज आनंद ने ये बतलाया कि किस प्रकार से अपने मन से अपन उन सभी वस्तुओं को दूर कर देते हैं, अपने मन से उन सभी वस्तुओं का लगाव खत्म हो जाता है जो वस्तुएं अपन को प्रारंभिक अवस्था में चाही गई होती हैं। कि बालक जब तक अपने माता पिता के साथ था तब तक वह मेले की विभिन्न वस्तुओं से आकर्षित हुआ और उन सभी वस्तुओं को अपने पास में रखने की इच्छाएं जाहिर करता रहा। लेकिन वह पल, जिस पल वह अपने माता पिता से अलग हो गया, अपने माता पिता से बिछड़ गया, तो उस बालक का माता पिता से बिछड़ने के बाद उन सभी वस्तुओं से विकर्षण हो गया, उन सभी वस्तुओं से मोह हट गया जिन वस्तुओं को बालक माता पिता के साथ रहते हुए चाहता था। तो इस सीधी सी और सहज सी कहानी के माध्यम से मुल्कराज आनंद अपन को ये बतलाना चाहते हैं कि किस प्रकार अपने मन में आकर्षण और किस प्रकार अपने मन में प्रतिकर्षण अर्थात विकर्षण की भावना उत्पन्न हो जाती है। आशा करता हूँ आपको कहानी सुनने में अच्छी लगी होगी। अब मैं इस कहानी को लाइन टू लाइन इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करता हूँ, तो बने रहिए लगातार आप मेरे साथ पढ़ने के लिए द लॉस्ट चाइल्ड रिटन बाय मुल्कराज आनंद। ठीक है, देखिए अपन ने इस चैप्टर के कुछ हिस्से को पढ़ लिया था, उससे आगे की कहानी को आज अपन यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपन ने स्टार्ट किया है, आज की जो कहानी है वो है एज दे नियर द ब्लेज। एज जैसे ही दे नियर द ब्लेज वो गांव के पास आते हैं, कि बालक और बालक के माता पिता गांव के रास्ते पर चल रहे हैं। उस गांव के रास्ते पर जो कि सरसों के खेत से होता हुआ मेले में जाता है। तो जैसे ही वह उस रास्ते पर चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते नियर द ब्लेज गांव के समीप पहुंचते हैं। द चाइल्ड कुड सी बच्चा देख सकता है मैनी अदर फुटपाथ अन्य दूसरे रास्ते फुल ऑफ थ्रॉन्ज भीड़ से भरे हुए। थ्रॉन्ज का मतलब होता है भीड़। कि जैसे ही बालक अपने माता पिता के साथ फुटपाथ पर चलता हुआ उस गांव के समीप पहुंचा जहां पर मेला लगा हुआ था, तो उस गांव के समीप पहुंचते ही बालक को भीड़ से भरे हुए अन्य दूसरे रास्ते भी नजर आए। बालक उन अन्य भीड़ से भरे दूसरे रास्तों को देख सकता था। कवरिंग टू द व्हर्लपूल ऑफ द फेयर। कवरिंग आच्छादित, कवरिंग का मतलब आच्छादित, हावी होना। वैसे कवर का मतलब होता है ढकना। कि कवरिंग टू द व्हर्लपूल ऑफ द फेयर। व्हर्लपूल का मतलब है भंवर। क्या है? भंवर। यहाँ अपन कह सकते हैं विचार। कि कवरिंग टू द व्हर्लपूल ऑफ द फेयर, मेले का जो भंवर है उस मेले के भंवर से पूरी तरह भरा हुआ। अर्थात मेले में जाने की जो ललकती हुई इच्छाएं हैं, मेले में जाकर ये करूँगा, मेले में जाकर ऐसा करूँगा, ये चीज़ खाऊंगा, इस प्रकार का खिलौना खरीदूंगा, इस प्रकार के झूले में झूलूंगा, जो ये सारे के सारे विचार थे, उन विचारों को कहा गया है यहाँ पर व्हर्लपूल भंवर। कि मेले का जो भंवर था उस भंवर से बालक पूरी तरह से आच्छादित था। वो भंवर बालक के दिल और दिमाग पर छाया हुआ था। एंड और फेल्ट एट वंस रिपेल्ड। तो उस भंवर से आच्छादित जो बालक था वह बालक एट वंस रिपेल्ड, एकदम अचानक ही रिपेल्ड प्रतिकर्षित होता है। एंड और फैंसिनेटेड आकर्षित भी होता है। बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ड। कंफ्यूजन का मतलब भ्रम। बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ड, उस संसार के भ्रम से ही वाज एंटरिंग, जिसमें वो प्रवेश करने जा रहा था। समझना है, थोड़ा सा टिपिकल है कि जैसे ही बालक
फुटपाथ पर चलते हुए भीड़ से भरे हुए अन्य रास्तों को देखता है। तो बालक ने ऐसी स्थिति पहली बार देखी है। वो थोड़ा सा घबरा जाता है कि इतनी सारी भीड़, इस भीड़ में क्या होगा, कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं उस भीड़ को देख करके बालक के मन में रिपेल्ड, प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। इस चीज को अपन ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस स्थिति को देख करके बालक ये महसूस करता है कि अगर इस भीड़ में मैं खो गया, अगर इस भीड़ में मेरे साथ कुछ हो गया तो क्या होगा, चलो इससे तो अच्छा है इस भीड़ से दूर ही रहा जाए। तो एकदम उसके मन में उस भीड़ को देख करके मेले में न जाने का प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर फैंसिनेटेड, वह बालक आकर्षित भी है। उस बालक के मन में ललक उत्पन्न होती है, कंफ्यूजन ऑफ द वर्ड, उस भ्रम के संसार के प्रति जिसमें वो प्रवेश करेगा कि इस मेले में मैं जाकर तो देखूं होगा क्या, मेला कैसा होगा। तो उस स्थिति में बालक के मन में एक तरफ तो प्रतिकर्षण और एक तरफ आकर्षण की भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। आगे देखिए, जैसे ही बालक मेले में पहुंचा, अर्थात जैसे ही बालक ने मेले में एंट्री की, अब तक बालक चल रहा था मेले के रास्ते पर, लेकिन अब उस क्षेत्र में आ चुका है जहां से मेला प्रारंभ होता है। एज बालक, जैसे ही वह चाइल्ड, जो बच्चा होता है, विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ एंटर्ड द फेयर, मेले में प्रवेश करता है। अ स्वीट मीट सेलर, स्वीट मीट, स्वीट मीट का मतलब होता है हलवाई, मिठाई वाला। अ स्वीट मीट सेलर, एक मिठाई बेचने वाला व्यक्ति। हॉग्ड, हॉग्ड का मतलब जोर से चिल्लाना, आवाज लगाना, आवाज लगाकर वस्तुओं को बेचना, हॉग्ड। एक मिठाई बेचने वाला व्यक्ति अर्थात एक हलवाई हॉग जोर से चिल्लाता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, मेले के प्रवेश द्वार के कोने में। समझे वापस अपन कि जैसे ही बालक मेले में प्रवेश करता है तो एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, मेले के प्रवेश द्वार के कोने में अ स्वीट मीट सेलर, एक मिठाई विक्रेता हॉग जोर से आवाज लगाता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी। ठीक है। एंड अ क्राउड, और एक भीड़ अर्थात बहुत सारे लोग, प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, उसके काउंटर के इर्द गिर्द, एट द फूट ऑफ एन आर्किटेक्ट ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स। समझना कि एक क्राउड, एक भीड़ अर्थात बहुत सारे लोग, प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, उसके काउंटर के इर्द गिर्द खड़े होते हैं। प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, उसके काउंटर के चारों ओर एक घेरा सा बना करके खड़े होते हैं। एट द फूट ऑफ एन आर्किटेक्ट ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट, वो काउंटर जिसके निचले हिस्से में आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट का मतलब सुव्यवस्थित तरीका, जमाया हुआ तरीका, ऐसा काउंटर जिस काउंटर के निचले हिस्से में आर्किटेक्ट ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स, विभिन्न रंगों की मिठाइयां सुव्यवस्थित तरीके से जमाकर रखी गई थी। आया समझ में कि हलवाई का काउंटर जिसमें बहुत रंग की मिठाइयां आर्किटेक्ट सुव्यवस्थित तरीके से जमाकर रखी गई थी, उस काउंटर के इर्द गिर्द काफी सारे लोग खड़े हुए होते हैं। और वो मिठाइयाँ जो थी डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, उन मिठाइयों को डेकोरेटेड, सजाया गया था, विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सोने और चांदी की पत्तियों से। अब यहाँ लीव्स, पत्तियाँ, पत्तियों का मतलब क्या है, वर्क, कि उन मिठाइयों को सोने और चांदी के वर्क से सजाया गया था। ऐसी सजी हुई सुव्यवस्थित तरीके से मिठाइयाँ उसके काउंटर में रखी हुई थी। क्लियर है। आगे देखिए, द चाइल्ड स्टेयर्ड, बच्चा स्टेयर्ड, घूरने लगता है, ओपन आइड, आंखें फाड़ करके, ओपन आइड आंखों चौड़ा करके, कि बालक अपनी आंखों को चौड़ा करके स्टेयर्ड घूरने लगता है। एंड और हिज माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी आ जाता है, फॉर द बर्फी, बर्फी नामक मिठाई के लिए। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो कि उसकी पसंदीदा मिठाई थी। कि बालक आंखें फाड़ करके उन विभिन्न रंगों की सजी हुई मिठाइयों को देखता है, और जैसे ही बालक की निगाहें बर्फी पर पड़ती हैं तो बर्फी को देख करके हिज माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी आ जाता है। बिकॉज, क्योंकि बर्फी वाज हिज फेवरेट स्वीट, बर्फी उसकी सबसे पसंदीदा मिठाई थी।
आगे देखिए, आई वांट दैट बर्फी, ही स्लोली ममर्ड। ममर्ड का मतलब होता है बड़बड़ाना, बोलना, बहुत धीमे बोलना, विस्पर, फुसफुसाने जैसी आवाज। कि ही स्लोली ममर्ड, बालक धीरे से बड़बड़ाता है, बालक धीरे से बोलता है। और क्या बोलता है? आई वांट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए। अर्थात बालक बर्फी को देख करके उसको मांगने लग जाता है। बट लेकिन ही हाफ न्यू, वह थोड़ा बहुत जानता, ही हाफ न्यू, वह थोड़ा बहुत जानता है। एज ही बेग्ड, कि जैसे ही वो मांगेगा, एज ही बेग्ड, जैसे ही वो मांगेगा, जैसे ही वो किसी चीज की डिमांड करेगा, हिज पील, उसके पील, पील का मतलब निवेदन, हिज पील, उसके निवेदन पर, उसके आग्रह पर, वुड नॉट बी हीडेड, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। समझो, हीडेड का मतलब ध्यान देना, पील का मतलब निवेदन, और बेग का मतलब मांगना, प्रार्थना करना या विनती करना। वापस समझें कि देखिए, बट ही हाफ न्यू, बालक थोड़ा बहुत जानता था कि एज ही बेग, जैसे ही वो किसी चीज के लिए माता पिता से निवेदन करेगा, हिज पील वुड नॉट बी हीडेड, उसके निवेदन पर, उसके आग्रह पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज, क्योंकि हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, वुड से, कहेंगे, ही वॉज ग्रीडी, कि वह लालची है। लालची का मतलब नीतला है, कि मैं जैसे ही कुछ चीज को मांगूंगा तो मेरे माता पिता वो चीज खरीद कर नहीं देंगे, बल्कि वो मुझसे क्या कहेंगे? कि नीतला है, लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए, इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए, ही मूव्ड ऑन, वह मूव्ड ऑन, आगे बढ़ जाता है। कि वह उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करता कि मम्मी पापा हाँ करेंगे या ना करेंगे, वह बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए माता पिता के साथ मेले में आगे बढ़ जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। देखिए, तो जब बालक आगे बढ़ गया अपने माता पिता के साथ, तो आगे जाने पर क्या होता है? आगे जाने पर फिर से एक दूसरी वस्तु दिखाई देती है, अ फ्लावर सेलर हॉग्ड। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, अ फ्लावर सेलर हॉग्ड, एक फूल विक्रेता, फ्लावर सेलर एक फूलों को बेचने वाला व्यक्ति, हॉग वही तेजी से आवाज लगाना, एक फूल विक्रेता तेजी से आवाज लगाता है, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, के फूल विक्रेता ने आवाज लगाई, गुलमोहर के फूलों की माला, गुलमोहर के फूलों की माला। द चाइल्ड सीम्ड इरिसेटिवली ड्रॉन, बालक, द चाइल्ड जो बालक है, वह बालक इरिसेटिवली, इरिसेटिवली अधीरतापूर्ण, अधीरतापूर्ण। अब यहाँ अधीरता का मतलब क्या है? यहाँ अधीरता का मतलब एकदम, यकायक, बहुत प्रबल रूप में, इरिसेटिवली। बालक अत्यधिक रूप में, बहुत प्रबल रूप में या अधीरतापूर्ण रूप में, ड्रॉन, उनकी ओर खिंचा सा प्रतीत होता है। कि जैसे ही वह सुनता है गुलमोहर के फूलों की माला, तो बालक उस फूल विक्रेता की ओर एकदम खिंचा हुआ सा प्रतीत होता है। ही वेंट टुवार्ड्स द बास्केट, ही वेंट टुवार्ड्स द बास्केट, वह टोकरी की ओर जाता है। ही वेंट, वह जाता है, टुवार्ड्स द बास्केट, टोकरी की ओर, वेयर द फ्लावर, जिस टोकरी में फूल, ले हीप्ड, ले का मतलब पड़े हुए होना, अपन यहाँ कह सकते हैं रखे हुए होना, कि उस टोकरी में फ्लावर्स ले हीप्ड, हीप्ड का मतलब ढेर के रूप में, हीप्ड ढेर के रूप में, कि उस टोकरी में फूल ले हीप्ड एक ढेर के रूप में रखे हुए होते हैं, पड़े हुए होते हैं, एंड हाफ ममर्ड, और वह फिर हल्का सा बड़बड़ाता है। कि बालक एक अधीरतापूर्ण स्थिति में अत्यधिक रूप में उस फूल वाले की ओर आकर्षित होता है, खिंचा चला जाता है, और वह उस टोकरी के पास जाता है जहां पर फूल एक ढेर के रूप में रखे गए थे, और वहां पहुंच करके हाफ ममर्ड, बालक फिर थोड़ा सा बड़बड़ाता है, बोलता है। क्या बोलता है? आई बाई हिम दोज फ्लावर्स, वो बोलता, सॉरी, आई वांट दैट गार्लैंड, बालक ने क्या बोला? आई वांट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए, मुझे वो माला लेनी है। बट ही वेल न्यू, लेकिन
इस बार भी बालक वेल न्यू अच्छे तरीके से जानता है हिज पेरेंट्स के उसके माता पिता वुड रिफ्यूज टू बाई, वुड रिफ्यूज मना करेंगे, इनकार करेंगे, टू बाई हिम उसके लिए खरीदने को, दोज फ्लावर्स उन फूलों को, बिकॉज क्योंकि दे वुड से वो ये कहेंगे, दैट देवर चीप कि वो सस्ते से हैं। कि बालक फूलों की टोकरी के पास जाकर के हल्का सा निवेदन करता है, आई वांट दैट गार्लैंड मुझे वह माला चाहिए, बट लेकिन ही वेल न्यू वह अच्छे तरीके से जानता है हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम उसके माता पिता दोज फ्लावर्स उन फूलों को, फॉर हिम उसके लिए, टू बाई खरीदने से, रिफ्यूज मना करेंगे, बिकॉज दे वुड से क्यों मना करेंगे, क्योंकि वो ये कहेंगे दैट देवर चीप कि वो फूल सस्ते हैं, इन फूलों से खेला नहीं जाता, इस प्रकार से वो मना कर देंगे। सो इसलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए ही मूव्ड ऑन बालक एक बार फिर आगे बढ़ गया। आगे देखें तो आगे जाते हैं तो फिर बालक को एक नई चीज अट्रैक्ट करती है। अब वो कौन सी नई चीज होती है जो बालक को अट्रैक्ट करती है, तो उसके लिए देखें अपन। देखिए, अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल, बालक थोड़ा आगे पहुंचा, आगे पहुंचकर बालक ने क्या देखा, अ मैन एक व्यक्ति, स्टूड खड़ा हुआ था, होल्डिंग अ पोल एक पाइप को, एक पोले से पाइप को पकड़ करके, विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बलून्स, जिस पाइप में येलो पीले, रेड लाल, ग्रीन हरे एंड पर्पल और बैंगनी रंग के बलून्स गुब्बारे फ्लाइंग उड़ रहे थे। कि जिस पाइप से पीले लाल हरे नीले बैंगनी मतलब विभिन्न रंगों के गुब्बारे उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे, यहाँ पर कैरीड अवे वही आकर्षित होना, खिंच जाना। बालक बहुत सहज रूप में, कैरीड अवे खिंचा चला गया, बालक सिंपली बहुत सहज रूप में, कैरीड अवे खिंचा चला गया, बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर उनके सिल्कन चमकदार रेनबो इंद्रधनुषीय कलर्स रंगों से। अर्थात बालक बहुत सहज रूप में गुब्बारों के चमकदार इंद्रधनुषीय रंगों के प्रति खिंचा चला गया। एंड और ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर, और अब बालक ओवरवेलमिंग डिजायर छलकने वाली, ओवरवेलमिंग लबालब भरने वाली, लबालब भरने वाली। ओवरवेलमिंग का जनरली यही होता है, ग्लास है वो पूरा पानी से भर दो, उसके बाद भी पानी डालोगे तो वो छलकेगा, वो होता है ओवरवेलमिंग। कि इस बार बालक क्या हुआ, बालक पूरी तरह से ओवरवेलमिंग डिजायर, लबालब छलकने वाली जो भावनाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं से भर गया। टू पजेस देम ऑल उन सभी गुब्बारों को अपने पास रखने के लिए। कि बालक उन सभी इंद्रधनुषीय चमकदार रंगों के जो गुब्बारे थे, उन गुब्बारों को पजेस अपने पास रखने के लिए, फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर एक लबालब छलकने वाली जो इच्छा थी उससे भर गया। बट लेकिन ही वेल न्यू वह अच्छी तरह जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स कि उसके माता पिता द बलून्स गुब्बारों को नेवर बाय हिम उसके लिए कभी नहीं खरीदेंगे। बिकॉज क्योंकि दे वुड से वो कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज कि ही वॉज टू ओल्ड कि वह टू ओल्ड ज्यादा बड़ा है, टू प्ले सच टॉयज इस प्रकार के खिलौनों से खेलने के लिए। कि बालक बहुत अच्छी तरह से जानता था कि मेरे माता पिता ये गुब्बारे भी मुझे नहीं दिलाएंगे, वो ये कहेंगे कि तू इन गुब्बारों से खेलने की उम्र का नहीं है, उस उम्र से ज्यादा बड़ा हो गया है। सो इसलिए ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वह वॉकड ऑन फर्दर, बालक थोड़ा और आगे चला जाता है। क्लियर है? इससे आगे देखते हैं कि बालक अब आगे चला गया तो आगे जाके क्या होता है। कि देखिए, बालक अब आगे पहुंचा और आगे पहुंचने पर क्या होता है बालक के साथ, अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट। अ स्नेक चार्मर, एक स्नेक चार्मर, स्नेक चार्मर का मतलब होता है सपेरा। एक सपेरा स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट
एक फ्लूट, फ्लूट का मतलब वैसे तो होता है बांसुरी, लेकिन यहाँ अपन लगाते हैं अर्थ बीन, कि एक सपेरा स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक, एक सांप के लिए बीन बजाता है, विच कॉइल्ड, ऐसा सांप जो कि कॉइल्ड, कुंडली मार करके, इन अ बास्केट, एक टोकरी में बैठा हुआ था। कि बालक आगे पहुंचा तो उसने देखा कि एक सपेरा एक कुंडली मारकर टोकरी में बैठे हुए सांप के लिए बीन बजाता नजर आया। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड, इट्स हेड, उस सांप का जो सिर था, अर्थात सांप का जो फन था, इट आया है सांप के लिए, स्नेक, कि जो सांप का जो सिर था, रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड, एक ग्रेसफुल, एक लहरदार बैंड, घुमाव की आकृति, बैंड का मतलब मुड़ाव या घुमाव, के सांप का सिर एक ग्रेसफुल, एक बहुत ही आवायुक्त, बहुत ही कांतिपूर्ण घुमाव की आकृति, लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, जैसे तो नेक ऑफ ए स्वान, हंस की गर्दन हो, उस प्रकार से मुड़ रहा था। कि सांप का जो सिर था, वह सांप का सिर एक बहुत ही लहरदार घुमाव की आकृति, जैसे तो हंस की गर्दन लहरती है, इस प्रकार से लहर रहा था, मुड़ रहा था। while जब द म्यूजिक स्टॉल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, जब म्यूजिक, संगीत, अर्थात जब बीन का संगीत स्टॉल, स्टॉल का मतलब गूंज करना, धमक छोड़ना, कि जब उस बीन का संगीत स्टॉल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, उस सांप के अदृश्य कानों में धमक दे रहा था। समझो कि जब बीन का संगीत सांप के इनविजिबल ईयर्स, अदृश्य कानों में स्टॉल, धमक दे रहा था, गूंज पैदा कर रहा था, उस समय उसका जो सिर था, रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, एक आभापूर्ण स्थिति में, एक चमकदार जो स्थिति होती है, उस स्थिति में एक हंस की गर्दन की भांति लहर रहा था, बल खा रहा था। लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, और वह जो संगीत था, वह संगीत जेंटल रिपलिंग, बहुत ही कोमल, रिपलिंग कल कल की आवाज, ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे तो कोई अदृश्य झरना हो, कि वह बीन का संगीत उस सांप के अदृश्य कानों में एक अदृश्य झरने की रिपलिंग, जो कल कल की आवाज होती है, उस कल कल की आवाज की तरह गूंज रहा था, पड़ रहा था, और उस गूंज के साथ ही उस सांप की गर्दन हंस जैसी गर्दन की आकृति में बल खा रही थी। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा स्नेक चार्मर, सपेरे की ओर चला जाता है। बट लेकिन नोइंग, वह जानता है, हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, कि उसके माता पिता ने उससे मना किया था, टू हियर सच कॉरस म्यूजिक, इस प्रकार के कॉरस म्यूजिक, कर्कश ध्वनि के संगीत को सुनने के लिए, एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा कि सपेरा बजा रहा था। कि बालक बहुत अच्छी तरह से जानता है कि वह संगीत जो कि कर्कश ध्वनि का है, असुहावना है, जो सपेरे के द्वारा बजाया जा रहा है, इस प्रकार के संगीत को सुनने के लिए हिज पेरेंट्स हैव फॉरबिडन हिम, उसके माता पिता ने उससे मना किया हुआ था। फिर भी बालक उस सपेरे की ओर चला जाता है। ही प्रोसीडेड फर्दर, और वह प्रोसीडेड फर्दर, आगे बढ़ने लग जाता है। क्लियर है? आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे आगे बालक के साथ क्या घटना घटती है, इसको अपन अगले वीडियो में देखते रहेंगे। तो आप लगातार वीडियोज को देखते रहें और अच्छी तरह से स्टडी करते रहें। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ।